Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the contract second, that is continuing guarantee. तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कंटिन्यू गारंटी क्या होती है और ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल गारंटी से। तो आपने फर्स्ट को सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वहाँ पे आपने देखा कि कैसे एक थर्ड पार्टी जो है प्रॉमिस करती है टू फुलफिल द लाइबिलिटी ऑफ अदर पर्सन इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी पेमेंट से रिलेटेड, लेकिन इसकी जो गारंटी है वो कोई थर्ड पर्सन देता है कि अगर एक पार्टी जो है पैसे वापस नहीं करती है तो उस कंडीशन में मैं उसके पैसे वापस करूंगा या किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी होगी उसको मैं निभाऊंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गारंटी बोलते हैं। अब गारंटी में जो गारंटी देता है उसको हम श्योरिटी बोलते हैं, गारंटर भी बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस ट्रांजैक्शन की जो कि एक फ़िक्स टाइम के लिए होती है। अब गारंटी में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही वैसे यहाँ पे पहले 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर, लोन लेने वाले और लोन देने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में या गारंटी के बीच में, जिसने लोन दिया है और जिसने श्योरिटी दी है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे उस प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी के बीच में भी हो सकता है कि वो श्योरिटी जो है उसके जो उसने श्योरिटी दी है प्रिंसिपल डेप्टर के किसी लोन के लिए, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक चीज़ जो और आपने ध्यान में रखनी है, जो कि एक नॉर्मल गारंटी में क्या होता है कि जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर जो है अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे ही जो प्रिंसिपल डेप्टर होता है अपने अमाउंट की पेमेंट कर देता है, श्योरिटी वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी अब कोई भी लाइबिलिटी वहाँ पे नहीं रहती है। ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रिंसिपल डेप्टर लायबल नहीं है तो वहाँ पे श्योरिटी भी लायबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी ड्यूटी जो है को एग्जिस्टेंसिव है और साथ में इसकी ड्यूटी हमेशा सेकेंडरी है। श्योरिटी की लायबिलिटी तभी बनती है जब प्रिंसिपल डेप्टर जो है अपने उस लायबिलिटी को पूरा नहीं करता है या उस लोन की पेमेंट को पूरा नहीं करता है, तो उस अगर वो फेल्ड हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो उसी के बाद श्योरिटी का नंबर आता है। श्योरिटी से आप पहले डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में ही है। तो फर्स्ट जो क्रेडिटर है, मान लीजिए बैंक है, तो वो पैसे सिर्फ पहले कर्जदार से ही मांगेगा। अगर वो फेल हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है पेमेंट में, तब श्योरिटी का नंबर आता है। और जैसे वहाँ पे प्रिंसिपल डेप्टर जो है सारा लोन या सारा पैसा चुका देगा विद इंटरेस्ट, तो वहाँ पे श्योरिटी भी लायबल है। श्योरिटी को आप फोर्स नहीं कर सकते, ना ही उसको कोई ज़्यादा अमाउंट देने के लिए फोर्स कर सकते हैं। श्योरिटी उतने ही अमाउंट तक लायबल है जितना कि प्रिंसिपल डेप्टर ने वहाँ पे लिया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रिंसिपल डेप्टर जो है उसकी फर्स्ट ड्यूटी है, जब वो अपनी ड्यूटी में डिफ़ॉल्ट कर जाता है या अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं करता है, तो उसी कंडीशन में श्योरिटी का नंबर यहाँ पे आता है। वो तो होगी एक जनरल गारंटी। अब देखते हैं गारंटी भी 2 टाइप की होती हैं। सेकंड होती है कंटिन्यू गारंटी। तो कंटिन्यू गारंटी को हम यहाँ पे समझते हैं, सेक्शन 129 में कंटिन्यू गारंटी की बात की गई है। तो एक ऐसी गारंटी जो एक्सटेंड करती है एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन में। अब आपने नॉर्मल गारंटी में देखा कि वहाँ पे एक सेट अमाउंट है, उसकी गारंटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए भी गारंटी दी जा रही है। मतलब फ्यूचर में जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे, उस ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होगी, लेकिन आप बार बार उन ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन उस अमाउंट की एक लिमिट होगी और उस लिमिट तक ही उस पर्सन की जिम्मेवारी रहेगी और वो चलती रहेगी। जब तक वो गारंटी चलती रहेगी, जब तक वो ट्रांजैक्शन चलती रहेगी, उसकी गारंटी बनी रहेगी उस अमाउंट जो कि लिमिट में डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पे जब आप किसी एक अमाउंट के लिए गारंटी नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी ट्रांजैक्शन की गारंटी दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। In the simple words, it can be said the continuing guarantee is the series in the such guarantees which extend to the a series of transaction, जो कि extend करती है series of transaction, बड़ी सारी transactions में होती रहती हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास, A employs B for recollecting the rent of his
property and C guaranteed for B for the liability of amount up to the 5,000। ए जो है बी को यहाँ पे अपॉइंट करता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करे, और सी जो है ए को गारंटी देता है कि वो बी के 5,000 तक की लाइबिलिटी लेगा। दिस इज़ कंटिन्यू गारंटी, इसलिए है बिकॉज द गारंटी ऑफ द सी शैल कंटिन्यू टिल बी इज़ द एम्प्लॉय एंड द कलेक्ट द रेंट ऑफ बी। जब तक ए जो है बी को एम्प्लॉय बनाए रखता है और वो रेंट कलेक्ट करके उसके 5,000 देता रहता है, तब तक यहाँ पे सी की गारंटी बनी रहेगी। अब मान लीजिए किसी स्पेसिफिक ईयर में यहाँ पे अमाउंट जो है किसी भी रेंट का उसने 6,000 कर दिया और श्योरिटी को यहाँ पे पता भी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो अब श्योरिटी है यहाँ पे फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी थी 5,000 तक की। आपने टर्म चेंजेस की, कंडीशन चेंज की, वो 6,000 कर दिया, तो 6,000 के लिए सी लाइबल नहीं था। अब मान लीजिए जो बी रेंट कलेक्ट करता था उसने 6,000 लिया और भाग गया, वापस नहीं आया, तो अब वो उसको सी को बोलेगा क्योंकि आपने गारंटी दिया पैसे वापस कीजिए, तो उसकी गारंटी 5,000 तक है। अब 6,000 अमाउंट आपने डिसाइड कर दिया था और उसको बताया भी नहीं, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे सी लाइबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे चीज़ें ध्यान देने वाली क्या है कि एक तो यहाँ पे अमाउंट सेट होता है, लिमिटेशन ऑफ अमाउंट होती है, जैसे 5,000 है यहाँ पे। दूसरा, ये फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं, फ्यूचर ट्रांजैक्शन जब तक वो उसको अपना एम्प्लॉय बना के रखेगा कि वो रेंट कलेक्ट करता रहे और उसकी लिमिट 5,000 है, तब तक जो है ये कंटिन्यू गारंटी, क्योंकि ये चलती जा रही है ना, ये इस स्पेसिफिक टाइम में नहीं है, फ्यूचर में टाइम में जा रही है। हर महीने रेंट की बारी आएगी, हर महीने वो 5,000 जो उसको कलेक्ट करता देता रहेगा, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो वो लाइबल है। तो जो सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन चलती जा रही है फ्यूचर में, और जब तक उसकी लिमिट डिसाइड है और अप टू लिमिट ही वो काम कर रहा है, तब तक ये हमेशा लाइबिलिटी जो है श्योरिटी की बनी रहेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जहाँ पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन में जो श्योरिटी दी जाती है दैट इज़ जनरल गारंटी, लेकिन जब सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटीज दी जा रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू गारंटी बोलते हैं। वेदर एनी गारंटी इज़ कंटिन्यूइंग और नॉट शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो कोई गारंटी जो है वो कंटिन्यू है या नहीं है, ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है कि फ्यूचर के लिए की जा रही है, इंटेंशन, पार्टीज़ की इंटेंशन क्या है, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है। तो हर केस के सर्कमस्टांसेस पे ही डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंड करता है, पार्टीज़ की इंटेंशन पे ही डिपेंड करता है कि एक्चुअल में कोई गारंटी जनरल गारंटी है या कंटिन्यू गारंटी है। अब इस एग्जांपल में ये एक कंटिन्यू गारंटी इसलिए है क्योंकि जब तक वो 5,000 का रेंट जो है ए को जमा करवाता रहेगा, बी हर महीने रेंट होगा, चलता रहेगा, जब तक वो 5,000 का है तब तक श्योरिटी की जिम्मेवारी वहाँ पे बनी रहेगी और ये कंटिन्यू है, ये चल रही है। चलिए, सैन वर्सी बैंक ऑफ बंगाल का केस है 1920 का। द गारंटी बाय एनी पर्सन टू परफॉर्म फेथफुली हिज ड्यूटी इज़ नॉट कंसिडर्ड टू कंटिन्यू गारंटी। अगर गारंटी दी जाती है कि वो अपना काम फेथफुली करेगा, अच्छे से करेगा, तो ये कंटिन्यू गारंटी नहीं है। बट द गारंटी ऑफ द अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट की गारंटी दे रहा है। ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे वो किसी बी पर्सन को ही अपॉइंट करे और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा, ये कंटिन्यू गारंटी नहीं है, क्योंकि ये गारंटी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब भगवान दास वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, द गारंटी टू मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट इन डेफिनेट टाइम इज़ नॉट कंसिडर्ड कंटिन्यू गारंटी बट इज़ अ गारंटी फॉर द डेप्ट। अब यहाँ पे डेफिनेट टाइम में आप अपने लोन की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो ये कंटिन्यू गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन होती हैं और टाइम डिसाइड नहीं होता है, तभी वो कंटिन्यू गारंटी बनती है। यहाँ पे फिक्स टाइम के लिए है, तो वो तो नॉर्मल गारंटी जो है बन जाती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टी.जी. स्टीफन, ये 1990 का केस है। केरला हाई कोर्ट held that if any person gives guarantee till the payment of debt by principal debtor, the guarantee shall continue till the payment of debt has not been made by the principal debtor। तो अगर कोई गारंटी देता है पेमेंट की कि वो डेप्ट की पेमेंट, प्रिंसिपल डेप्टर ने कोई लोन लिया उसकी पेमेंट की गारंटी जो देता है, टाइम डिसाइड नहीं है, तो ये तब तक उसकी गारंटी कंटिन्यू है जब तक कि वो पैसे वापस नहीं कर देता। जैसे ही वो पैसे वापस कर देगा वो गारंटी जो है ख़त्म हो जाएगी।
तो जहाँ पे टाइम डिसाइड नहीं है और ये बोल दिया कि ये इसके पैसे वापस दे देगा, तो जब तक वो उसके पैसे वापस नहीं देता, ये क्या है, कंटिन्यू गारंटी जो है बनी रहेगी। किसके लिए? श्योरिटी के लिए, क्योंकि उसने उस अमाउंट की श्योरिटी जो है दी है वहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं कि कंटिन्यू गारंटी में क्या होता है, सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन चलती हैं, एक लिमिट डिसाइड हो जाती है और उस सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के अंडर जितनी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन होती जाती हैं वो कंटिन्यू गारंटी में जो है आती हैं। अब आपके पास एक डिफरेंस है कंटिन्यू गारंटी एंड गारंटी के बीच में, नॉर्मल गारंटी और कंटिन्यू गारंटी के बीच में डिफरेंस क्या है? तो गारंटी में एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है। ये आपको पता है कि अगर किसी ने 2 लाख का लोन लिया और 2 लाख के लोन के लिए सी ने वहाँ पे जो है अपनी गारंटी दे दी, तो अमाउंट डिसाइड है और फिक्स टाइम में वापस करना है, तो इट मीन्स कि ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन कंटिन्यू गारंटी में आपने देखा कि सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं। इट कैन नॉट बी रिसेंडेड, आप इसको रिसेंड नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। कि मैं श्योरिटी, इसको मैंने 2 लाख की श्योरिटी दी है, मुझे अब इस पर यकीन नहीं है, मैं अपनी श्योरिटी वापस लेता हूँ, नहीं। अब आपकी लायबिलिटी हमेशा रहेगी जब तक कि 2 लाख का लोन वहाँ पे वापस दे नहीं है जाता। तो आप इस करंट श्योरिटी को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि लोन वहाँ पे वापस नहीं हो सकता। लेकिन कंटिन्यू गारंटी को रिसेंड किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आगे आप पढ़ेंगे। जब आपने 5,000 का यहाँ पे गारंटी दी थी कि 5,000 तक की पेमेंट, यहाँ पे 6,000 होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे कंटिन्यू गारंटी को रिसेंड किया जा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि एक लिमिट डिसाइड होती है यहाँ पे। इट कम्स टू एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। तो ये श्योरिटी कब खत्म हो जाती है? जब स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है, मीन्स जब जो लोन लिया था वो उसकी पेमेंट जो है प्रिंसिपल डेप्टर कर देता है, तो श्योरिटी जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी से भी फ्री हो जाता है। तो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, लेकिन इट कम टू एंड ऑन द डेथ ऑफ द श्योरिटी। तो ये कब खत्म होती है? जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है। जब तक कि आप 5,000 पूरी उम्र तक भी वहाँ पे देते रहे, टाइमली जो है यहाँ पे 5,000 इसका रेंट जो है बी कलेक्ट कर देता रहा, तो ये पूरी उम्र की ही है। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे सी की डेथ हो जाती है, तो ये फिर जो गारंटी कंटिन्यू गारंटी दी थी वो ख़त्म होगी, क्योंकि जो गारंटी देने वाला है अब वो ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, तो ये जो है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, लोन वापस हो जाता है तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये ख़त्म होती है हमेशा डेथ ऑफ द श्योरिटी पे ही। आगे आपके पास द लायबिलिटी श्योरिटी अराइजेज व्हेन द प्रिंसिपल डेप्टर मेक अ डिफॉल्ट ऑफ द एनी वन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कब बनती है? किसी लोन के अंडर श्योरिटी की लायबिलिटी नॉर्मल गारंटी में तभी बनती है जब प्रिंसिपल डेप्टर जो है पेमेंट करने में या उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को में डिफ़ॉल्ट कर जाता है या उसको पूरा नहीं करता है। लेकिन द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेज व्हेन द प्रिंसिपल डेप्टर मेक्स डिफॉल्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन कंटिन्यू गारंटी में जितनी भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनमें से एक में भी डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो उस कंडीशन में श्योरिटी की लायबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पूरी हो जाए तब खत्म हो जाती है। यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो श्योरिटी की लायबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अब देखते हैं कि ये जो कंटिन्यू गारंटी होती है इसकी रेवोकेशन कब हो जाती है, कब जो है यहाँ पे श्योरिटी जो है फ्री हो जाता है। बाय नोटिस जो है कंटिन्यू गारंटी की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रहना, नॉर्मल गारंटी की बात नहीं हो रही, इसको आगे हम करेंगे। तो अगर कंटिन्यू गारंटी आपने दी है और आप चाहते हैं कि उस गारंटी श्योरिटी से मैं फ्री होना चाहता हूँ तो हो सकते हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि कंटिन्यू गारंटी की जो है रिसेंडेंट की उसको रिसेंड किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो बाय नोटिस आप कर सकते हैं। आप गारंटी जो होती है नॉर्मल गारंटी उसको आप रिसेंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन नहीं हो जाती है। ठीक है जी, सेक्शन 130 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द कंटिन्यू गारंटी मे एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी बाय अ नोटिस टू द क्रेडिटर। तो जिसने लोन दिया है उसको आप नोटिस सर्व करेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सच रेवोकेशन इज ओनली फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन नॉट फॉर द प्रीवियस लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि फ्यूचर में जो अभी ट्रांजैक्शंस होनी है आप उसके लिए इसकी श्योरिटी जो है देना अब बंद कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट पहले अब जो हो चुका है उसकी लायबिलिटी आपकी जो है हमेशा बनेगी। तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए आप अपनी श्योरिटी वापस जो है ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस लायबिलिटी के लिए नहीं। ठीक है जी, तो बाय नोटिस जो है कंटिन्यू गारंटी को जो है श्योरिटी कभी भी ख़त्म कर सकता है क्रेडिटर को दे के। मोहम्मद अली वसी हॉसन ब्रदर्स 1925 का केस है।
it was held that the provisions of the revocation of continuing guarantee by notice shall not apply to the matter where the receiver has been appointed by the court. तो जहाँ पे कोर्ट ने रिसीवर की अपॉइंटमेंट कर दी है, वो मामला बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अपॉइंटमेंट अमाउंट जो है बहुत बड़े हैं, किसी कंपनी के लोन अमाउंट है, वहाँ पे कंटिन्यू गारंटी दी, तो कोर्ट ने जैसे ही रिसीवर की अपॉइंटमेंट कर दी, रिसीवर क्या होता है, जहाँ पे आपने कंपनी लॉ पढ़ा वहाँ पे भी आपने देखा कि कंपनी के सारे एसेट जो है उसके हाथ में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर जो है जो कंटिन्यू गारंटी है वो ख़त्म नहीं होती है। अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास दूसरा तरीका, बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये आपने पहले भी पढ़ा कि कंटिन्यू गारंटी को जो है रिसेंड किया जा सकता है, उसको रिवॉक किया जा सकता है। तो जैसे ही जिस पर्सन ने कंटिन्यू गारंटी दी थी वो जो है अपनी लाइबिलिटी से ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है जब उसकी डेथ हो जाती है। द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्ररी as a revocation of continuing guarantee under section 131 of the act, the legal representative are not liable for the future transaction on the death of the surety। तो जो उस श्योरिटी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो है उन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन कंटिन्यू गारंटी, नॉर्मल गारंटी में आपने ध्यान देना है कि अगर श्योरिटी की डेथ भी हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए लाइबल होते हैं। Here a question arises of whether the creditor is required to have to be provided the notice of death of the surety। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या क्रेडिटर को अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उसका नोटिस देना जरूरी है। तो दुर्गा प्रिया चौधरी वर्सेस दुर्गा पदराय 1928 के केसेस में ये जरूरी नहीं है। इस केस में बताया गया कि क्रेडिटर को यहाँ पे डेथ ऑफ श्योरिटी का जो नोटिस दिया जाए, लेकिन कोल्ट हार्ट वर्सेस किल मेंशन के केसेस में ये बोला गया कि उसको जो है श्योरिटी की डेथ का नोटिस देना जरूरी है। अलग अलग जो है विचारधाराएं हैं कोर्ट्स की इसके मामले में। एक बहुत पुराना केस है और ये जो है न्यू वन है। अब तीसरा है बाय वेरिएंस इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर जो जिस ट्रांजैक्शन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी जो है गारंटी दे रहा है उसमें किसी तरीके की वेरिएंस, कोई चेंजेस वहाँ पे लाई जाती है। मान लीजिए कि पहले 5,000 का अमाउंट, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था 5,000 का अमाउंट जहाँ पे डिसाइड था, लेकिन अब उसने 6,000 कर दिया, रेंट बढ़ा दिया 6,000 कर दिया और उसको बताया भी नहीं श्योरिटी को। तो उसने क्या किया, कंडीशन में क्या की है, वेरिएंस की है। तो जैसे ही कंडीशन में वेरिएंस होती है वहाँ पे प्रिंसिपल, डेप्टर और क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो फिर वहाँ पे श्योरिटी फ्री माना जाता है। तो कंटिन्यू गारंटी जो होती है इसकी जो रेवोकेशन है वो तीन तरीके से हो सकती है। नोटिस देके कभी भी आप फ्री हो सकते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज है। और अगर उस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में बना है उसमें कोई चेंजेस लाई जाती है, श्योरिटी जो उसने दी थी जिस अमाउंट की उसमें कोई चेंजेस लाई जाती है, तो उस कंडीशन में श्योरिटी जो है फ्री माना जाएगा। और विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी ऐसा किया है, उसकी कंसेंट के साथ किया गया है तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल भी आपके पास। सी कॉन्ट्रैक्ट टू पी बी 5,000 ऑन 1 मार्च, ए गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ, सी जो है बी को 5,000 देने का वादा करता है 1 मार्च को, ए गारंटी इसकी गारंटी भी देता है। सी मेक्स द पेमेंट ऑन 5,000 टू बी ऑन द 1 जनवरी, वो 1 जनवरी को करता है। ए डिस्चार्ज है यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है नहीं हुई है। मनोहर लाल बसी हरि कृष्ण AIR 1968 केस में ये बोला गया, द वेरिएंस इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नॉट ओनली द श्योरिटी बट ऑल्सो इज प्रॉपर्टी। तो जैसे ही वेरिएंस होती है कॉन्ट्रैक्ट में, श्योरिटी जो डिस्चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्चार्ज हो जाती है वहाँ पे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो एक नॉर्मल गारंटी होती है उसकी जो है श्योरिटी वहाँ पे कब जो है डिस्चार्ज हो जाता है उस श्योरिटी से। एक श्योरिटी जो है किसी पर्सन ने जो है दी है किसी भी क्रेडिटर को, प्रिंसिपल डेप्टर के लिए कि इतना अमाउंट की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ, वो श्योरिटी जो है कब डिस्चार्ज होता है, तो बाय नोटिस। ये तो आपने देखा नोटिस देके कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए अगर डेथ हो जाती है तो ये भी हो सकता है। बाय वेरिएंस इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई वेरिएंस की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में उस कंडीशन में। बाय डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर वहाँ पे डिस्चार्ज हो गया तो वहाँ पे श्योरिटी भी डिस्चार्ज माना जाए। प्रिंसिपल डेप्टर कैसे, जैसे जो पैसा था वो उसने उसको दे दिया, वापस कर दिया,
अगर लोन लिया गया था बैंक से 2 लाख का, अगर उसने दे दिया ब्याज समेत वापस, तो उस कंडीशन में जो है प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज होगा और साथ में फिर यहाँ पे श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। Where such a contract happens between the creditor and principal debtor by which the principal debtor is released or principal debtor is discharged as a result of any act of omission of the creditor, the liability of surety is discharged। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है, क्रेडिटर उसको डिस्चार्ज कर देता है। अब ये भी हो सकता है कि जो लोन उसने लिया था वो गवर्नमेंट उसकी पेमेंट कर दे, कोई ऐसा लोन था जिस पे जैसे सरकारें करती रहती हैं, किसानों का पैसा माफ़ कर देती हैं। तो उस कंडीशन में मान लीजिए जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हुआ, वहाँ पे श्योरिटी भी डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हो सकता है अपनी लाइबिलिटी से। अगर डेथ हो जाती है तब हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेरिएशन होता है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा, उस कंडीशन में भी हो जाता है। नोटिस दे के भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं उसके लिए तो वो श्योरिटी जो है वो नहीं कर सकता है, डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, लेकिन जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए उनके लिए डिस्चार्ज हो सकता है। P contracts with C for the fixed price to build a house for C within a stipulated time। P जो है C के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक हाउस जो है फिक्स प्राइस पे बनाएगा। ठीक है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम C के साथ। और ये भी डिसाइड हुआ कि C जो है उसके लिए नेसेसरी टिम्बर प्रोवाइड, लकड़ी जो है प्रोवाइड कराएगा। C गारंटी और S जो है इसकी गारंटी भी देता है P को। ठीक है, C के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो एक घर बनाएगा। ठीक है, P उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि C एक घर बनाएगा, स्टिपुलेटेड टाइम में बनाएगा। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट में शर्त ये भी रखेगी कि C जो है लकड़ी भी प्रोवाइड करेगा, किसको, P को। S जो है गारंटी भी देता है P की परफॉर्मेंस के लिए। अब देयर इज़ ए ओमिशन ऑफ द सप्लाई, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि C जो है टाइमली जो है टिम्बर प्रोवाइड नहीं करा पाता है, तो S भी डिस्चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल डेप्टर भी डिस्चार्ज है, तो यहाँ पे फिर S भी डिस्चार्ज है, क्योंकि C तभी उस मकान को बनाता जब टिम्बर उसको मिलता। और A ने वादा किया था, P ने वादा किया था कि वो उसको जो है P जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को तभी पूरा कर पाता, उस घर को तभी बनाता जब C वहाँ पे उसको टिम्बर प्रोवाइड करता, जो कि उसने वादा किया था। S ने तो गारंटी दी थी कि वो उसका अच्छी परफॉर्मेंस वो करेगा, लेकिन यहाँ पे अब जैसे C जो है टिम्बर प्रोवाइड नहीं कर पा है, तो P तो इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी से फ्री है ही, S ने जो गारंटी दी थी वो भी यहाँ पे फ्री है। नेक्स्ट आपके पास बाय सेटलमेंट ऑफ द इंक्रीज इन टाइम, अगर श्योरिटी जो है गेट डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द क्रेडिटर, जो लोन देने वाला है, क्रेडिटर जो है जिसके टूवर्ड को लाइबिलिटी है, अगर वो वहाँ पे कोई सेटलमेंट कर लेता है किसके साथ, प्रिंसिपल डेप्टर के साथ, कोई प्रॉमिस करता है कि वो उस पर केस नहीं करेगा, और जो या उसका टाइम पीरियड वहाँ पे बना देता है, कर देता है, तो जहाँ पे क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी उस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे फिर श्योरिटी फ्री हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसेंट से वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। बाय इम्पेयरिंग ए श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी, कोई इवेंचुअल रेमेडी श्योरिटी को मिलनी थी जो कि बिगड़ गई, जो उसको नहीं मिली। द श्योरिटी की ये ड्यूटी थी, देखिए, इफ़ द क्रेडिटर डज एनी, ऐसा कोई काम करता है जिससे श्योरिटी के राइट जो हैं वो वहाँ पे ख़राब होते हैं, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, तो उस कंडीशन में जो उसको रेमेडी मिलनी थी वो उसको नहीं मिल पाई, इम्पेयर्ड हो गई, तो उस कंडीशन में श्योरिटी वहाँ पे फ्री हो जाता है। जैसे आपके पास एक केस है MR चक्रपाणी अयंगर वर्सेस कैनरा बैंक AI 1997 का। प्रिंसिपल डेप्टर सोल्ड अ हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल डेप्टर ने बैंक के फाइनेंस करा के एक गाड़ी ली थी, फाइनेंस करा के गाड़ी, जिसको हाइपोथेकेटेड हम बोलते हैं, व्हीकल बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो, क्योंकि आपने बैंक के पैसे से ही वो गाड़ी ली है, तो वो प्रॉपर्टी बैंक की ही रहती है, हालांकि आप उसको चला रहे हैं, आप उसकी पेमेंट जो कर रहे हैं, फाइनेंस पे ऐसे ही होता है, उसको हाइपोथेकेशन बोलते हैं। तो अब जब तक आप उस व्हीकल की पूरी पेमेंट जो है बैंक को नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बैंक की ही है, बैंक की ही है, आप बेशक उसको जरूर यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल डेप्टर क्या करता है, उस व्हीकल को बेच देता है। श्योरिटी दी थी किसी पर्सन ने उस अमाउंट से रिलेटेड, उसने बैंक को सारे फैक्ट बताया कि वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, लेकिन बैंक ने इसकी परवाह नहीं की, तो यहाँ पे जो श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी थी वो क्रेडिटर की वजह से ही यहाँ पे पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है जी। बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने जब लोन दिया था किसी भी पर्सन को, उसकी श्योरिटी जो है उसकी श्योरिटी जो है दी गई थी, लेकिन क्रेडिटर ने एज ए सिक्योरिटी भी कुछ लिया था,
अगर वो वहाँ पे गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर वहाँ पे श्योरिटी भी डिस्चार्ज वहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा बाय गारंटी ऑब्टेन बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई गारंटी जो है श्योरिटी ने दी है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर दी है, उसको कोई गलत फैक्ट बताया गया जिसकी वजह से उसने अपनी श्योरिटी दे दी, उस कंडीशन में भी श्योरिटी यहाँ पे फ्री माना जाता है। नेक्स्ट है बाय गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट क्या होता है कि कोई फैक्ट छुपाया गया है, अगर कोई फैक्ट छुपाया गया है वहाँ पे और उस सर्कमस्टांसेस में श्योरिटी ने अपनी जो है गारंटी वहाँ पे दी है, तो उस कंडीशन में भी श्योरिटी जो है अपनी लाइबिलिटी से फ्री माना जाता है। बाय फेलियर ऑफ ज्वाइनिंग द को श्योरिटी, अगर किसी भी लोन के अंडर क्रेडिटर ने जो है प्रिंसिपल डेब्टर को लोन दिया लेकिन श्योरिटी वहाँ पे एक नहीं था, दो श्योरिटी वहाँ पे थे, तो दोनों की दो जो श्योरिटी वहाँ पे बनाए गए हैं जो गारंटी दे रहे हैं उनकी कंसेंट्स के साथ ही सब कुछ होगा। अगर कोई भी चेंजेस उस कॉन्ट्रैक्ट में की जाती है और वो जो को श्योरिटी है उसको साथ में नहीं रखा जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो फर्स्ट वाला श्योरिटी होगा वो भी वहाँ पे अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने बेसिकली ये देखा कि श्योरिटी जो है अपनी लाइबिलिटी से कब डिस्चार्ज हो जाता है, और आपने समझा कंटिन्यू श्योरिटी क्या होती है, कंटिन्यू गारंटी जो होती है वो क्या होती है। थैंक यू सो मच।